हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइंस डेली। और जैसा कि आपको पता है आईसीएसई बोर्ड ने 2021 के लिए सिलेबस चेंज कर दिया है। तो उसका फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का, दैट इज़ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ एंड द वेरिएशंस। मींस पीरियोडिक टेबल क्या है और क्लासिफिकेशन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और उन प्रॉपर्टीज़ में वेरिएशंस क्या क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहले अर्लियर अटेम्प्ट्स हुए कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया जाए। जैसे डोबर्नियर ने, साइंटिस्ट है, इन्होंने एक एफर्ट किया और ट्राइड्स में बांटा, जो आप पढ़ चुके हैं पहले ही, कि 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया और ये बताया कि जो मिडल एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास है वो क्या होगा, 2 जो बच गए उनके अर्थमेटिक मीन के बराबर आएगा। फिर न्यूलैंड जो एक म्यूज़िक लवर थे, इन्होंने ये बताया कि एवरी 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। फिर मेंडलीव, जिनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है, उन्होंने उस समय पर 63 एलिमेंट्स नोन थे, उन्होंने अपनी एक टेबल बनाई और एक लॉ दिया, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, जिसके अनुसार क्या था कि the properties of elements are periodic function of their atomic masses। तो इन्होंने बताया एटॉमिक मास के अनुसार प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई, जिनमें साइंटिस्ट थे हेनरी मोजले। इन्होंने बताया कि एटॉमिक मास के अनुसार नहीं है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। और इसके बाद नील बोहर हुए, जिन्होंने फिर इसमें सुधार किया। तो अपने सामने एक पीरियोडिक टेबल आई, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको आजकल हम पढ़ते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में ही हमने बात करनी है यहाँ पर। तो जैसा कि आपको पता है कि इसमें 2 तरह के कॉलम हैं, एक तो हॉरिजेंटल है, एक क्या है, वर्टिकल है। तो जो वर्टिकल कॉलम है उनको क्या बोलते हैं, पहले ही पढ़ चुके होंगे आप जरूर 9th में ही, ग्रुप्स बोलते हैं। जो वर्टिकल कॉलम है उनको, और जो हॉरिजेंटल हैं उनको क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। तो अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो हम पढ़ते हैं, उसमें अपने पास 7 तो पीरियड्स हैं और 18 क्या हैं, ग्रुप्स हैं। तो जैसे कि पहला जो ग्रुप है वो एल्कली मेटल्स का है, जिसमें कौन है, हाइड्रोजन को तो आप छोड़ दो, उसके नीचे के जो बच गए लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, जो आप याद करते हो ना, हेलेन कब्र से फरार, तो वो एल्कली मेटल्स हैं। इसके बाद दूसरा जो ग्रुप है, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, तो ये क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम, रेडियम, ये क्या है, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स हैं। तो ये जो दोनों ग्रुप हैं, एक तो ये था, हाइड्रोजन को छोड़ दें तो हम हेलन कब्र से फरार, तो ये जो है, इन दोनों रोज को एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता है, क्योंकि सब शेल 4 टाइप के हैं ना, एस, पी, डी, एफ। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में जाता है वो उसी ग्रुप में है, अपने पास उसी ब्लॉक में है। तो ये दोनों एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 1। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ये एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, बिकॉज द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग इनटू द एस सब शेल। तो ये एल्केलाइन, ये ग्रुप 2 क्या है, एल्केलाइन अर्थ मेटल, और ग्रुप 1 क्या है, अल्कली मेटल्स। इसके बाद आप ग्रुप नंबर 13 पर अगर चले जाओ, ग्रुप 13 से लेकर 18 तक, इनमें जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो पी सब शेल में जाता है। तो ये कैसे हैं, दे आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों को मिलाकर रिप्रेजेंटेटिव या नॉर्मल एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो ये जो 13 से 18 तक हैं, तो 18th कौन है, अपने नोबल गैसेज हैं, जो हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जियोन। 17th कौन सा है, हेलोजन का ग्रुप है, जिनमें ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटिन, वो जो ग्रुप है वो 17th है, जिनको हेलोजेंस बोलते हैं, क्योंकि हेलो मीन्स होता है सोल्ट, जेंस मीन्स प्रोड्यूसिंग, तो वो सोल्ट प्रोड्यूसिंग है, तो वो क्या है, हेलोजेंस हैं। इससे पहले फिर ऑक्सीजन का ग्रुप है, जिनको चेल्कोजेंस बोलते हैं। तो ओल्ड स्टाइल से टेपो, यानी कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। तो ये पीरियोडिक टेबल जो है उसके बारे में मैं आपको एक आइडिया सा दे रहा हूँ कि एस ब्लॉक है, 13 से 18 तक कौन है, पी ब्लॉक है।
अब जो बीच के बच गए हैं, ठीक है, वो क्या हैं, वो हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, या उन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। तो ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं जो बीच में बच गए। एस ब्लॉक हैं 2, 13 से 18 तक, और ये बीच में बचे क्या, डी ब्लॉक। अब 2 लाइनें पीरियोडिक टेबल में आपने देखे होंगे, नीचे भी हैं, तो वो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं जो हैं लेंथेनाइड्स, क्योंकि लेंथेनम स्टार्टिंग एलिमेंट है, और एक्टिनाइड्स। तो इनमें जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो एफ सब शेल में जाता है, तो ये एफ ब्लॉक में है। तो ओवरऑल पीरियोडिक टेबल को हमने क्या किया, 4 ब्लॉक्स में बांटा हुआ है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, और नीचे वाली 2 लाइनें क्या हैं, एफ ब्लॉक। अब इस चैप्टर में हमें क्या करना है, कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पढ़ना है। जैसे सबसे पहले जो अपने को पढ़ना है वो है वैलेंसी। वैलेंसी क्या चीज़ है, कंबाइनिंग कैपेसिटी, यानी कि एलिमेंट्स कितने इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट करेगा जाकर, वो क्या है, वैलेंसी है। कैसे पता चलेगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से पता चलेगा। जिसके पास जितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हैं वो एटम उतने ही इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट करने वाला है, तो उसको वैलेंसी कहेंगे। तो ये क्या होगी, पहले तो 1 to 4 इंक्रीज होती है और फिर डिक्रीज होती चली जाती है। जैसे कि अगर मैं लिथियम से स्टार्टिंग करूं, देखिए लिखना, तो लिथियम है, ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 3 लिथियम का। इसके बाद क्या है, बेरिलियम, फिर क्या है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस टाइप से हैं। तो 3 ये 4 एटॉमिक नंबर है, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, नियोन का कितना है, 10 है। तो यहाँ पर अगर वैलेंसी की बात करें तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे में 8 आते हैं। तो इसमें देखिए पहले शेल में 2 और ये है 1। इसमें क्या हुआ, 2 and 2, 2 and 3, 2 and 4, 2 and 5, 2 and 6, 2 and 7, 2 and 8, ऐसे किया। ये जो इलेक्ट्रॉन्स आप भरते हो इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है। तो इसकी वैलेंसी है 1, यानी कि लिथियम को रिएक्ट करना पड़ेगा तो ये 1 इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट करेगा, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम की वैलेंसी है 2, बोरोन की क्या है 3, ये क्या है 4। अब ये जो है ना 5, पहले तो इसको 5 भी बोलते थे, कोई बात नहीं है, लेकिन अब 5 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, ये ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से लेगा, ताकि यहाँ पर ऑक्टेट पूरा हो जाए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएं शेल में। तो इसकी वैलेंसी हम बोलेंगे 3। इसको 8 करने के लिए 2 की ज़रूरत है तो 2, इसको 1 की ज़रूरत है तो 1, और इसकी 0 वैलेंसी है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल ऑक्टेट पहले ही जो नोबल गैसेज उनका भरा हुआ है। तो ये होती है वैलेंसी। तो वैलेंसी देखिए हमने क्या देखा, जब आप ऐसे चल रहे हो तो आप पीरियड में चल रहे हो, तो पीरियड में वैलेंसी क्या हुआ, पहले 4 तक इंक्रीज करती है, फिर क्या करती है, डिक्रीज करती है। यही तो वेरिएशन है जिसको आप बोलते हो कि प्रॉपर्टीज में क्या वेरिएशन आई। और अगर आप एक ग्रुप में चलते हो तो वैलेंसी सेम रहती है। जैसे लिथियम है, इसके नीचे सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम। तो सोडियम है, एटॉमिक नंबर है 11 मीन्स 281, वैलेंसी क्या आई 1। पोटाशियम है 19 मीन्स 2881, क्या वैलेंसी आई 1। तो सब की वैलेंसी 1 है, ये ग्रुप भी 1 है। तो यहाँ से एक निचोड़ की इंपॉर्टेंट बात अब याद रख लो आप, जिसकी जो वैलेंसी है वो उसी ग्रुप में है। ये पहले ग्रुप में है, ये देखिए दूसरे ग्रुप में है, ये तीसरे में है, ये चौथे में है, एंड सो ऑन। तो जिस एलिमेंट की जितनी वैलेंसी है ना, वो क्या स्पेसिफाई करती है कि वो उसी ग्रुप में है, और जिसमें जितने नंबर ऑफ शेल्स हैं उसमें उतने ही पीरियड हैं। ये देखिए लिथियम में क्या क्या है 2 and 1, इसका मतलब ये सेकंड पीरियड में है। इसमें देखिए 1 2 3, सोडियम में क्या है 281, 3 हैं, तो ये थर्ड पीरियड है पीरियोडिक टेबल का, इसका मतलब। पोटाशियम देखिए 2881, इसका मतलब ये फोर्थ पीरियड है पीरियोडिक टेबल का। तो जिसमें जितने शेल हैं इसका मतलब वो उसी पीरियड में है, और जितनी जिसकी वैलेंसी है इसका मतलब क्या है, वो उसी ग्रुप में है। तो वैलेंसी एक ग्रुप में सेम रहती है। जैसे ये देखो लिथियम की, सोडियम, पोटाशियम सब की वैलेंसी सेम थी, ये ग्रुप 1 में थे सारे। तो
अगर कोई आपसे पूछता है कि आप टॉप से बॉटम आएंगे किसी ग्रुप में तो वैलेंसी पर क्या इफेक्ट होगा, तो आप बताएंगे वैलेंसी रिमेन्स सेम, चेंज नहीं होती है। और ग्रुप में क्या होता है, जैसे ही आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो पहले 4 तक वैलेंसी इंक्रीज करती है और फिर क्या करती है, डिक्रीज करती है। ये थी पहली प्रॉपर्टी वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी, जिसको आप बोलते थे कि क्या इफेक्ट आता है इसका जब आप ग्रुप में या पीरियड में चलते हो तब। दूसरा है अपना एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस, दूसरी प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं अभी। तो एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज क्या है, न्यूक्लियस से, जो न्यूक्लियस का सेंटर है किसी भी एटम का, वहां से आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन तक कितना डिस्टेंस है उसको बोला जाता है उसका एटम का रेडियस या एटम का साइज। तो मेन बात यहां पर जो आपसे बार बार क्वेश्चंस पूछेंगे वो ये पूछेंगे कि एक ग्रुप के अलोंग क्या होगा एटॉमिक साइज और पीरियड के अलोंग क्या होगा। चलिए देख लेते हैं। मैं एक ग्रुप लिखता हूं यहां पर, ये है हाइड्रोजन, हेलन, कब्र से फरार, ठीक है। तो ये एक ग्रुप लिख दिया हमने, ये ग्रुप है ग्रुप नंबर 1, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1 मीन्स 1, इसका है 3 मीन्स 2 and 1, ये क्या है 11 मीन्स 2 8 1, ये क्या है 19 2 8 8 1। क्या देख रहे हैं आप, जैसे आप टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हो, ऊपर से नीचे आ रहे हो, क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग। अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो क्या होगा बताइए, उसका साइज बढ़ता जाएगा। जैसे ये न्यूक्लियस है, पहले में केवल एक शेल है, ये रहा हाइड्रोजन में, दूसरे में क्या हुए 2 शेल हो गए, तीसरे में कितने हैं 3 शेल हैं। क्या हो रहा है बताइए आप, एटम का साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जैसे आप टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हो एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है। तो याद रखो दोस्तों, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, atomic size increases or atomic radius increases because the number of shells are increasing, क्योंकि number of shells क्या कर रहे हैं, increase कर रहे हैं। अब along a period देखिए आप, मान लिए इस दूसरे पीरियड में, कैसे पता लगा, ये पढ़ चुके हम, क्योंकि 2 शेल हैं तो दूसरा ही पीरियड है। इसमें अगर आप आगे चलें, लिथियम, अब जैसे कि बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस तरह से, तो इसका एटॉमिक नंबर है 4 मीन्स 2 and 2, इसका है 5 मतलब 2 and 3 इलेक्ट्रॉन्स, इसका है 6 मतलब 2 and 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या है 7 मतलब 2 and 5, ये क्या है 2 and 6। क्या देख रहे हैं आप कि नंबर ऑफ शेल तो वही है, सब में 2 शेल हैं, लेकिन जो सबसे बाहर वाला शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। इससे क्या होगा, अकेले इलेक्ट्रॉन नहीं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी तो प्रेजेंट हैं, तो प्रोटॉन भी, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन भी तो हैं, तो इनमें अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर एडिड विद इन द सेम शेल। और चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा, एटम का साइज कम होता जाएगा। तो अगर आप किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हो तो क्या होता है, एटॉमिक साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। क्यों, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर एडिड, ये देखिए इलेक्ट्रॉन्स आर एडिड विद इन द सेम शेल, एज ए रिजल्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि अट्रैक्शन, कौन सा, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, सो द अट्रैक्शन इंक्रीजेज बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस और उसके बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, साइज कम होता जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 3 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट, कैटायन का जो साइज है वो एक एटम से कम होता है न्यूट्रल एटम से। जैसे कि आपको एक दे दिया जाए सोडियम और एक दे दिया जाए सोडियम कैटायन, तो सोडियम कैटायन का साइज कम होगा एटम की बजाय। अपने आप देख लो आप, ये सोडियम है 281, Na पॉजिटिव का क्या मतलब है, 281 था ना, तो 1 पॉजिटिव मीन्स एक इलेक्ट्रॉन उड़ा दिया आपने, यानी कि रिमूव कर दिया, तो अब तो 2 ही शेल तो बच गए। ये 2 नहीं बचते तो भी कोई बात नहीं थी, प्रोटॉन तो वही रहते, इलेक्ट्रॉन एक कम होगा, अट्रैक्शन कम होता। तो कैटायन का साइज, द साइज ऑफ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन ए न्यूट्रल एटम। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट, एनायन का जो साइज है वो न्यूट्रल एटम से ज़्यादा होगा।
जैसे पहले था Cl, क्लोरीन था, इसको आपने एक इलेक्ट्रॉन देकर क्या बना दिया, Cl नेगेटिव। तो आपने आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन डाला, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, रिपल्शन होगा, और प्रोटॉन तो बड़े नहीं, वो तो उतने ही हैं, तो क्या होगा, इसके कारण साइज बड़ा होगा। तो एनायन का साइज न्यूट्रल एटम से बड़ा होता है, कैटायन का साइज छोटा होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कई बार ऐसा भी तो हो सकता है, तो पहला पॉइंट ये, दूसरा ये, तीसरा ये जो आप बता रहा हूँ, ऐसा भी तो हो सकता है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाएं, यानी कि ऐसे स्पीसीज हों जिनमें इलेक्ट्रॉन सेम हो। जैसे हमें बोल दिया Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव में कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 और 8, क्योंकि एक आपने यहाँ से रिमूव कर दिया। अब इसी तरह मैग्नीशियम है 2 पॉजिटिव, अब एटॉमिक नंबर 12 था, 2 आपने हटा दिए, तो इसमें भी यही बचे। फिर है एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, 13 था एटॉमिक नंबर, 3 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिए, इसमें भी 10 बचे हुए हैं। अगर ऐसा हो जाए तो साइज हम कैसे डिसाइड करेंगे। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आ जाए ना, तो उसको फिर डिसाइड करेगा, कहाँ लिखें, यहाँ जगह है, लिख देता हूँ। वैसे तो आपको पता होगा, नाम सुन रखा आपने, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज बोले तो प्रोटॉन्स, तो फिर प्रोटॉन्स डिसाइड करेंगे कि साइज का क्या होगा। अब प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर बैठे हुए हैं, वहाँ तो फर्क पड़ना नहीं। अब इसमें कितने प्रोटॉन हैं, एटॉमिक नंबर के बराबर, इसमें कितने हैं, 12 हैं, इसमें कितने हैं, 13 हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन 10 हैं। तो प्रोटॉन 13 है, इलेक्ट्रॉन 10 है, तो बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींच लेंगे, क्योंकि पावर बढ़ गई ना प्रोटॉन्स की, तो इसका साइज कम होगा, सबसे कम इसका होगा, मीन्स सबसे ज़्यादा इसका, फिर ये एंड सो ऑन। इस तरीके से आप बता सकते हो एटॉमिक साइज और एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो दोस्तों 2 प्रॉपर्टीज़ हम कर चुके हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं। तो पीरियोडिसिटी क्या चीज़ है, ये आप सबको पता होगा कि जब आप सेम ग्रुप में मूव करते हैं तो क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ सेम रहती, सिमिलर रहती। इसको पीरियोडिसिटी बोलते हैं, द रेगुलर ट्रेंड ऑफ प्रॉपर्टीज़। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है अपनी मेटलिक नेचर। अब मेटलिक नेचर और नॉन मेटलिक नेचर, ये दोनों आप इकट्ठे भी डिस्कस कर सकते हैं। मेटलिक नेचर का मतलब है मेटल्स की नेचर। तो एलिमेंट्स 3 टाइप के होते हैं ना, वैसे तो 4 टाइप्स के बोल देते हैं, लेकिन मेन 3 हैं, मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं और मेटलॉइड्स हैं। हालांकि 4th एक कैटेगरी नोबल गैसेस की भी है, लेकिन फिर भी चलिए, मेटल्स क्या होते हैं, ऐसे एटम्स होते हैं या ऐसे एलिमेंट हैं, एलिमेंट की टाइप है ये, जो इलेक्ट्रॉन खोकर पॉजिटिव आयन बनाते हैं। जैसे सोडियम है, तो सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन खोकर क्या बनाता है, Na पॉजिटिव कैटायन बनाता है, तो ये मेटल है जो इलेक्ट्रॉन खोकर बनाता है। इसी तरह जैसे मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके बनाएगा Mg2 पॉजिटिव, ये एक मेटल है। इसी तरह एल्यूमिनियम है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्या बनाएगा, Al3 पॉजिटिव एंड सो ऑन। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायंस बनाते हैं, मीन्स मेटल्स में जो इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, वो क्या होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं, वो आउटर मोस्ट शेल में से जल्दी लूज हो जाते हैं, चले जाते हैं। हमें पढ़ना है मेटलिक नेचर, यानी कि मेटल्स की नेचर। जो टिपिकल मेटल्स होते हैं कि हार्ड है, मेटलिक लस्चर है, या फिर उनमें कंडक्टिविटी अच्छी है, आप मेलिएबिलिटी है, यानी कि उनको पीट कर शीट्स बना सकते हो या खींच कर तार बना सकते हो, डक्टिलिटी है, वो सब मेटलिक नेचर में आएगा। तो मेटलिक नेचर 2 बातों पर डिपेंड करती है, एक तो है न्यूक्लियर चार्ज और दूसरा है एटॉमिक रेडियस। तो पहले तो मैं ये बताऊंगा कानूनी रूप से क्या है, और फिर आपको बिल्कुल एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ जिससे आप सभी आंसर्स कर पाएंगे। तो न्यूक्लियर चार्ज मीन्स प्रोटॉन्स, यानी कि न्यूक्लियस पर चार्ज। तो न्यूक्लियस पर चार्ज न्यूट्रॉन्स के कारण तो है नहीं, प्रोटॉन्स के कारण है, तो वो न्यूक्लियर चार्ज है। ओवरऑल अट्रैक्शन जो होता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, उसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो अट्रैक्शन है। हालांकि यहाँ पर हम न्यूक्लियर चार्ज की बात कर रहे हैं। और दूसरा है एटॉमिक रेडियस। अब देखिए, न्यूक्लियर चार्ज जिस पर जितना ज़्यादा होगा उसका साइज़ क्या होता है, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज साइज़ क्या हो जाएगा, कम। तो
तो मेटल्स की प्रॉपर्टी ये है कि जितना साइज बड़ा होगा, गौर कीजिए, जितना साइज बड़ा होगा, जैसे कि ये न्यूक्लियस है और इसका साइज बहुत बड़ा है एटम का, जितना साइज बड़ा होगा इसका मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतना ही ज़्यादा दूर है। दूर है तो वो क्या हो सकता है, जल्दी लूज हो सकता है, जल्दी चला जाएगा, तो इसका मतलब इसकी मेटेलिक नेचर क्या है, ज़्यादा है। तो जिसका जितना बड़ा साइज है उसकी मेटेलिक नेचर उतनी ही ज़्यादा है, क्योंकि मेटल्स की नेचर है इलेक्ट्रॉन को लूज करना। जिसका साइज जितना कम है, ठीक है, वो क्या है, उतना ही मेटेलिक कम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक हैं। अब किसका एटॉमिक साइज कैसा है ये हम पढ़ चुके। ग्रुप में आप ऊपर से नीचे आते हो, टॉप से बॉटम क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता है, यानी कि एटॉमिक साइज बढ़ता है। साइज बढ़े, न्यूक्लियर चार्ज की अगर आप बात करो, मीन्स साइज की बात हम कर रहे हैं, तो पीरियड में जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। डिक्रीज होगा तो उसका मेटेलिक नेचर क्या होगा, कम होगा। अब ये सारी बातें ऐसी हैं जो एग्जाम में आप लिख कर आएंगे। अब आपको मैं एक सुपर हिट बात बता रहा हूँ, सारी कहानी ही खत्म हो जाएगी। केवल 2 अल्फ़ाबेट बता रहा हूँ, याद रख लेना, मेटेलिक नेचर या कोवेलेंट आयनिक, सारा खेल आपका खत्म हो जाएगा। कैसे, ये 2 अल्फ़ाबेट पढ़ाता हूँ बस, बी से ए और ए से बी, ठीक है। ये है पीरियोडिक टेबल, बी से ए, यानी कि जब आप लेफ्ट से और पीरियोडिक टेबल में कहाँ जा रहे हो, राइट, तो आप बी से ए की तरफ जा रहे हो। और जब आप टॉप से, ये टॉप है, ऐसे नीचे आओगे, टॉप से बॉटम की तरफ आओगे तो ये क्या है, आप ऊपर से नीचे आ रहे हो। अब ये बी ए कोई बाबा नहीं है, कहीं आप ये सोचो किसी तांत्रिक की बात करूंगा मैं। ए से मेरा मतलब है एसिडिक और बी से मेरा मतलब है बेसिक। इसी तरह ए से मेरा मतलब है एसिडिक और बी से मेरा मतलब है बेसिक। जब आप पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम की तरफ आओगे तो आप एसिडिक से बेसिक की तरफ आ रहे हो। जब आप लेफ्ट से राइट चलोगे तो आप बेसिक से एसिडिक की तरफ जा रहे हो। एसिडिक का संबंध नॉन मेटल से होता है। जैसे आप पढ़ते हैं ना, नॉन मेटल का साइड कैसा है, एसिडिक है। बेसिक का संबंध मेटल से होता है। क्लियर हो गई बात। बेसिक है किससे ताल्लुक है, मेटल से। एसिडिक है किससे ताल्लुक है, नॉन मेटल से। बस कहानी खत्म। अगर आप ऊपर से नीचे जा रहे हो, मीन्स आप ए से बी की तरफ, यानी कि नॉन मेटल से मेटल्स की तरफ आ रहे हो, तो वेन एवर वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए पीरियोडिक टेबल, इट मीन्स मेटलिक करेक्टर इंक्रीजेज। ए से बी यानी कि नॉन मेटल से मेटल की तरफ आ रहे हो आप, तो मेटलिक करेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो क्या हो रहा है, नॉन मेटलिक करेक्टर इंक्रीज होता है, यानी कि मेटलिक करेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब किसी का भी आप आंसर कर सकते हो, आप ऊपर से नीचे या किसी भी। जैसे कि देखो, आपने ये ले लिया, मान लिया लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये है ग्रुप नंबर 1। तो ऊपर से नीचे आए, यहाँ आपसे पूछा जाए बताइए मेटलिक नेचर का क्या रहेगा, तो ऊपर से नीचे का मतलब ए से बी, बी का मतलब क्या है, बेसिक, यानी मेटल्स की तरफ आ रहे हो। जैसे जैसे आप नीचे आओगे मेटलिक नेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ऊपर नॉन मेटल्स होते हैं, नीचे मेटल्स, हालांकि ये सारे ही मेटल्स हैं, ठीक है, लेकिन वो मेटलिक नेचर इंक्रीज होगा अब सबका। अब बहुत से ऐसे ग्रुप्स हैं जिनमें देखिए, आप सबूत के तौर पर अगर देखना चाहें, जैसे ये है कार्बन वाला ग्रुप है, कहे सीता जी सुनो प्रभु, ये होता है ना कार्बन वाला ग्रुप। तो कार्बन एक नॉन मेटल है। सिलिकॉन जो है ये एक मेटलॉइड है, जर्मेनियम मेटलॉइड है, ये नॉन मेटल है। जैसे जैसे नीचे आप आ रहे हो तो देखो मेटल्स की तरफ आप बढ़ रहे हो, तो ये क्या है, ये मेटलॉइड होता है, जिसमें दोनों की प्रॉपर्टी है, मेटल्स नॉन मेटल्स। ये क्या है, मेटलॉइड है। और ये क्या आ जाता है फिर, मेटल्स। SN होता है टिन, ये मेटल है। PB लेड भी क्या है, मेटल है। तो ऊपर से नीचे आ रहे हो तो मेटलिक करेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज होता है। इसी तरह
अगर आप लेफ्ट से राइट चलना स्टार्ट करो, ये देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। माने लिथियम एटॉमिक नंबर 3 है ना, 4 किसका है बेरिलियम, 5 किसका है बोरोन, 6 किसका है कार्बन का। ये देखिए ये मेटल है, यही ये मेटलॉइड है, ठीक है। वैसे मेटल ज़्यादा है, मेटल की प्रॉपर्टी ज़्यादा है। जैसे जैसे बोरोन जो है ये मेटलॉइड है, कार्बन क्या है नॉन मेटल है, इसी तरह आगे नाइट्रोजन क्या है नॉन मेटल है। तो क्या हुआ, जैसे जैसे आप लेफ्ट से यानी कि ये मेटलॉइड और नॉन मेटल्स की तरफ बढ़ रहे हो, जैसे बोरोन भी नॉन मेटल ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी, ये मेटल से नॉन मेटल, यही है बेसिक से एसिडिक यानी कि मेटल से नॉन मेटल। तो ये आपको 2 वर्ड्स या ये 2 अल्फ़ाबेट्स कह लीजिए याद रखने हैं। अब नॉन मेटल जिसका ताल्लुक होगा ना, इसका अगर बॉन्डिंग की बात करें तो कोवेलेंट से संबंध मिलेगा नॉन मेटल्स का, और मेटल्स का आयनिक से ज़्यादा, क्योंकि मेटल्स होते हैं अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन खो देते हैं, याद रखना आपको, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो हैं जो इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं। जैसे क्लोरीन है तो Cl-, ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि F नेगेटिव फ्लोरीन जो होता है पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये क्या है, ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये जो मेटल्स होते हैं ये क्या होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब आप बता सकते हो कि मेटेलिक करेक्टर का क्या हुआ, नॉन मेटेलिक का क्या होगा, इससे अपोजिट। इससे अपोजिट का मतलब क्या है कि मेटेलिक करेक्टर जब बढ़ रहा है तो इसका मतलब नॉन मेटेलिक क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इस टाइप से आप जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 2-3, उनकी और बात करते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये क्या चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है पीरियोडिक प्रॉपर्टी वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके बारे में अक्सर गलतफहमियां हो जाती हैं स्टूडेंट्स को, बच्चे बड़े बूढ़े सबको। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स जो शेयरिंग होती है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे आप HCl की बॉन्डिंग ले तो HCl में क्या है H और Cl, ये थे इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स, दोनों ने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया और एक बॉन्ड हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है ऐसे। तो इसमें क्लोरीन क्या है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को, ये जो है ना ये शेयरिंग जो हुई है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लेगा। इसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वो ताकत किसी भी एटम की जिससे वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, उसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये सीरीज होती है FON, फिर हेलोजन्स हैं ClBr ऐसे। तो फ्लोरीन क्या है, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, फिर ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है। तो ये जाहिर सी बात है जैसे आप लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स लेने के इच्छुक होते हैं, क्योंकि उधर कौन नॉन मेटल्स हैं तो उनको, जैसे फ्लोरीन है तो इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड हैं तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है आयनाइजेशन एनर्जी। तो इसके बारे में आपको 1-2 बातें याद रखनी है आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। एक तो ये सिंगल एटम की नहीं होती है, सिंगल एटम की ही होती है। मीन्स आपके पास कोई भी जो एटम है ना वो आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म में होगा, यानी कि आइसोलेटेड गैसियस एटम है। आइसोलेटेड का मतलब सिंगल, वहाँ से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी वो क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी है। मेरे कहने का मतलब ये है जैसे कि मान लिया ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये पहला शेल है इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दूसरा शेल है इसमें इलेक्ट्रॉन है, ये तीसरा है इसमें इलेक्ट्रॉन। तो अगर कोई कहे आपको कि H2 इसकी बताइए आयनाइजेशन एनर्जी, तो मना कर देना, क्योंकि H2 है, हमें क्या चाहिए, सिंगल चाहिए। अगर कोई लिक्विड कहे, सॉलिड कहे, तो मना कर देना, सिंगल एटम हो, गैसियस फॉर्म में हो। क्यों, क्योंकि सॉलिड है, आप उसको गर्म करना स्टार्ट करेंगे वो पहले लिक्विड में चेंज होगा, फिर गैस में चेंज होगा,
जब गैस में चेंज हो लेगा फिर आप और एनर्जी जब यूज़ करेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब वन लाइन में इसकी डेफिनेशन, कंफ्यूजन ना रहे आपको, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी वो क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो वो है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। आपने एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहा तो ये है जो एनर्जी रिक्वायर्ड, आयनाइजेशन एनर्जी 2। एक और निकालना चाहा, आयनाइजेशन एनर्जी 3। अब इनमें कौन सी ज़्यादा होगी? एक बार आपने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकाल लिया आपने, तो क्या हुआ, अब प्रोटॉन तो उतने ही बने हुए हैं, इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो ये प्रोटॉन ज़्यादा हो गए ना संख्या में, ये अपनी तरफ खींचेंगे, साइज हो जाएगा कम। तो दूसरा एक और निकालना जब आप चाहोगे तो और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि साइज तब तक कम हो चुका होगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी 2 ज़्यादा होगी 1 से, इसी तरह 3 और ज़्यादा होगी। एक इलेक्ट्रॉन निकाला, दूसरा निकालोगे और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, तीसरा और निकालोगे आउटर मोस्ट शेल में और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एनर्जी की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी है। साइज से सारी डिसाइड हो जाती है, जितना साइज बड़ा है उतना क्या होगा, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर है तो इसको यहाँ से निकालना आसान है। जितना एटम का साइज कम है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बिल्कुल पास पड़े हुए हैं, वहाँ से उनको निकालना आसान नहीं है। तो अब ग्रुप में और पीरियड में इसकी बात करें कि ग्रुप में क्या होता है। ग्रुप में आप ऊपर से नीचे आते हो, क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है, साइज इंक्रीज करेगा, साइज बढ़ जाएगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, कम आयनाइजेशन एनर्जी है। तो जैसे ही आप ऊपर से नीचे आओगे, टॉप से बॉटम, साइज इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ चलोगे, लेफ्ट से राइट की तरफ क्या होने वाला है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड विद इन द सेम शेल एज ए रिजल्ट साइज डिक्रीजेज। अगर साइज डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान नहीं है। मतलब लेफ्ट से राइट जब आप जाओगे तो साइज होगा कम, अगर साइज कम हो रहा है तो एनर्जी रिक्वायर्ड क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये वो फैक्टर्स हैं जिस पर आप आसानी से बता सकते हो कि आयनाइजेशन एनर्जी कैसे कम होगी, कैसे ज़्यादा होगी। नेक्स्ट एक है, यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी मीन्स क्या होता है, लविंग। तो इसमें इलेक्ट्रॉन डाले जाएंगे, यानी कि एटम्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी में याद कीजिए हमने अभी क्या पढ़ा, आयनाइजेशन एनर्जी में आइसोलेटेड गैसियस एटम्स में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड थी और उसको हमने कहा था आयनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, आउटर मोस्ट शेल में, ये पहला शेल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, एंड सो ऑन। आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन डालना है अब की बार, और जब हम डालेंगे तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। तो याद रखना है ये जो होती है ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये क्या होती है, इट इज एनर्जी रिलीज्ड। ये वो एनर्जी रिलीज्ड है जब आप एक इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल में डालते हो। और आयनाइजेशन एनर्जी क्या थी, वो एनर्जी रिक्वायर्ड थी जो आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द आउटर मोस्ट शेल। इसमें जब आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, अब इसका ट्रेंड क्या रहेगा ये ज़रूर याद रखना, ये भी आइसोलेटेड एटम होना चाहिए, आइसोलेटेड गैसियस एटम में ही होता है। ट्रेंड क्या रहेगा, अब साइज के हिसाब से देख लो आप। मान लिया एक ये है और एक अपना ये एटम है जिसमें एक ही शेल है। यहाँ पर जब आप इलेक्ट्रॉन लेकर आओगे तो ये न्यूक्लियस से दूर है क्योंकि इसका साइज बड़ा है, दूर है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी क्या होगी, अगर साइज बड़ा है तो कम होगी। एफिनिटी का मतलब इसका लगाव, इसका प्रेम, क्योंकि न्यूक्लियस क्या है, काफ़ी दूर है, इसलिए इसकी एफिनिटी कम है। अगर साइज कम है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। मतलब साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर साइज ज़्यादा है
ज़्यादा है तो इसका मतलब न्यूक्लियस से दूर है ये इलेक्ट्रॉन जो आप लेकर आएंगे, कम अट्रैक्शन फील करेगा ये, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, कम होगी। इलेक्ट्रॉन के प्रति लगाव, प्रेम, स्नेह कम होगा, और जितना साइज कम होगा उतना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, ज़्यादा। अब पीरियोडिक टेबल में आप इसको बता सकते हो। पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, ऊपर से टॉप से बॉटम आओगे साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। लेफ्ट से राइट जाते हो साइज कम हो जाता है, कम हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाती है। बस एक टॉपिक इसमें हालांकि जिक्र के लायक नहीं, लेकिन बुक में दे रखा है तो मेरा फ़र्ज है कि मैं उसको बताऊं, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स की जो संख्या है उसी को क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। और न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन, इसका जो सम है उसको एटॉमिक मास बोलते हैं, या इसको मास नंबर भी आप बोल सकते हो, ये आपकी मर्जी है। जैसे हम नोटेशन लिखते हैं ना, जैसे लिथियम लिख दिया मैंने तो 3 और 7 ऐसे लिखते हैं, तो ये जो है ये एटॉमिक नंबर है। जितना एटॉमिक नंबर है इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इतने ही प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, ये एटॉमिक मास है जो ऊपर लिखा है, इसमें से ये माइनस कर दो तो न्यूट्रॉन्स क्या आएंगे, 4। इसी तरह जैसे ये लिखा है सोडियम, तो एटॉमिक नंबर कितना है, 11, मास कितना है, 23। ऐसे ये होते हैं एटॉमिक नंबर एंड मास। अब इसमें क्या बताना है, घटेंगे बढ़ेंगे आपको पता ही है। आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो नेचुरली एटॉमिक नंबर क्या होता है, बढ़ता जाता है, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से ही तो उनको अरेंज किया हुआ है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है कि प्रॉपर्टी जो है एलिमेंट्स की वो क्या हैं, दे आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। तो दोस्तों ये थे इस चैप्टर के थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स, और नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपको इसका मिलेगा सॉल्यूशन। तो आपका ये ICSE पता है, आपका सिलेबस चेंज होगा है 2021 के लिए, तो उसकी ये थ्योरी थी। अब आएगी एक्सरसाइज, ईच एंड एवरी क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।